हाँ, तो आप देख सकते हैं आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो लेक्चर 2 में हम लोग आपको आज बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालते हैं, किसे निकालते थे, साइन के बारे में निकालते थे कि साइन का क्या वैल्यू होता है, कॉस का क्या वैल्यू होता है, टैन का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है और कॉट का क्या होता है। तो अब वो एक स्पेसिफिक एंगल पे किसका कितना वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये टेबल का जो भी वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको मैं डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे होता है, और लास्ट में आपको उसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये टेबल कैसे याद रखना है, ठीक है। ये बोर्ड में इससे बहुत अच्छे से और इजी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो आप इसे चलिए देखते हैं कि इसे कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या देखना होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का। उसी तरह कॉस 0 कॉस ऐसे करके आप एक करके सबका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग कैसे देते, हमेशा दे देते हैं ABC, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल का नाम लिया ABC, ठीक है। और B जो हमारा वो एंगल 90 है, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, cos 45 का, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हमको यही एंगल को मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ये 45 डिग्री होगा तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि कोई भी एक ट्रायंगल का जब तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास पता कितना है, 90 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा। तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि यदि टोटल एंगल 180 है तो ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं इस एंगल को फिलहाल थीटा, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस ये एंगल तो 90 है, तो 90 ये तीनों इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सबको एक तरफ कर लेता हूँ, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं जो हमने ये थीटा का वैल्यू निकाला वो हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो कैसा बन गया देख सकते हैं आप, हमने नाम दिया था ABC, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 90 था, ये एंगल हमने माना था 45 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल कितना निकला 45 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं जब ये एंगल 45 और ये एंगल 45 होगा तो जो ये साइड का जितना भी वैल्यू होगा, मतलब ये इसका जो इस साइड का जो लेंथ होगा वही इस साइड का भी लेंथ होगा, जैसे 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये लेंथ भी x सेंटीमीटर होगा। और आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, जब भी कोई दो साइड सेम होता है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चलिए हमें 40 ये एंगल को लेकर मैंने माना था कि साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 या cos 45 करके जो मैंने निकालना है, ठीक है। तो ये 45 होगा, तो इस एंगल के थ्रू हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल के थ्रू हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और ये हो जाता है हमारा बेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें P का वैल्यू पता है कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है। बेस हमें पता है, बेस का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है। और हमें हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता, तो चलिए हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लेक्चर 1 में बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के हिसाब से ये मेरा था ABC, ठीक है। ये एंगल हमारा 45 था, ठीक है, और ये भी 45 था। तो ये परपेंडिकुलर था, इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये बेस था, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये हाइपोटेनस जिसे हमें निकालना है। तो हमें क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू सम ऑफ P² प्लस B²। तो सबसे पहले h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h² इक्वल टू P का वैल्यू हमने कितना लिया था, निकला था 1 सेंटीमीटर और B 1 सेंटीमीटर। आप ट्रायंगल में भी देख सकते हैं कि P का वैल्यू जो है हमारा 1 सेंटीमीटर और B 1 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x² हो गया और यहाँ से B भी x² है, तो जो h² इक्वल टू हो गया क्या, x का होल स्क्वायर x², और यहाँ से भी हो गया x²। तो h² इक्वल टू हो गया क्या, x² प्लस x², 2x²। तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √2x²।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, तो यहाँ से √2 को रूट के अंदर ही रहने देते हैं, और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू एक्स। तो जो हमारा एच का वैल्यू हो गया कितना, √2x। तो यहाँ से हमारा एच का जो वैल्यू है इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि जो एच का वैल्यू ये हमारे कितना निकला, √2 इंटू एक्स। तो अब हम चलिए क्या करके सब पहले वैल्यू निकालते हैं 45 का। तो हमें क्या चाहिए, साइन 45। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो जहाँ हम पहले जानते थे साइन थीटा, अब थीटा की जगह हमारा क्या है, एंगल निकालना है किसी स्पेसिफिक एंगल पे, तो हमें साइन 45 का वैल्यू निकालना है। तो साइन मतलब आप जानिए साइन 45 या फिर आप साइन थीटा समझिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, P/H। तो P का वैल्यू हमारे पास कितना है, देख सकते हैं आप इस ट्रायंगल में कि P का जो वैल्यू है वो हमारा x सेंटीमीटर है और h √2x है। तो यहाँ से देखिए पुट कर देते हैं, x/√2 इंटू एक्स, तो x कैंसिल, तो यहाँ से हो गया 1/√2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 45 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 1/√2। तो बस आप यहाँ से ये याद रखिएगा हमेशा कि जो साइन 45 डिग्री होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसी तरह कॉस का वैल्यू निकाल लेता है। तो चलिए cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइट। बेस का वैल्यू आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में कि बेस है मेरा x और h है √2x। तो यहाँ पे इसी तरह पुट कर देते हैं। तो यहाँ से भी क्या हो गया, √2 इंटू एक्स, x कैंसिल, तो यहाँ से कॉस का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। और इसी तरह tan का भी वैल्यू निकालते हैं। तो tan 45 हो जाएगा कितना, tan 45 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो P हमारे पास था x सेंटीमीटर और B है भी हमारा x सेंटीमीटर। तो x कैंसिल, तो कितना हो गया 1। तो साइन कॉस और tan निकल गया। तो आप सिमिलरली क्या करेंगे, साइन का अपोजिट आपको पता ही है, 1/कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन। तो कोसेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन 45 डिग्री। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ और साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये चला जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 1/√2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक 45 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितना, √2। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉसेक का वैल्यू निकाल लिया। उसी तरह हम लोग सेक का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos 45। तो 1/cos 45 का हमने भी वैल्यू निकाला है 1/√2। आप देख सकते हैं हमने अभी निकाला था cos 45 इक्वल टू 1/√2। तो बस इसे भी पुट कर देना है। तो यहाँ से जो इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आएगा सेक 45 आपका कितना हो जाएगा, √2। अब बचा लास्ट cot 45। तो cot 45 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ये किसके अपोजिट रिवर्स इन्वर्स होता है, tan के। तो 1/tan 45 और tan 45 का हमने वैल्यू निकाला था कितना, देख सकते हैं tan 45 इक्वल टू है 1। तो बस यहाँ पे पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/1। तो यहाँ से हमारा जो cot 45 का वैल्यू आया वो कितना हो गया, 1। सेक 45 डिग्री का वैल्यू आया हमारा √2। साइन 45 का 1/√2, cos 45 डिग्री का 1/√2, tan 45 का 1, कोसेक का √2। तो बस इसे इस पे जो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ ये इस पर आपको ये टेबल में पुट करना है। ठीक है, तो साइन 45 1/√2 था, cos 45 भी मेरा कितना आया 1/√2, tan 45 कितना आया 1, कोसेक 45 आया मेरा √2, सेक 45 आया मेरा √2 और cot 45 आया मेरा 1। तो यहाँ से आप साइन 45 cos 45 जैसे आपको किसी का भी 45 डिग्री पे निकालना है तो आप इस ट्रायंगल से ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने का हुआ। आपको मैंने अभी डेरिवेशन करके बताया था कि 45 डिग्री पे सबका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि आखिर ये होता कैसे है। लेकिन ये ना ही आपके कभी किसी बोर्ड एग्जाम में, ना ही आपके किसी भी स्कूल एग्जाम में ऐसा डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो ठीक है, बस आपको ये वैल्यू याद रखना है कि कितना कितना होता है। ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है क्वेश्चन पर। तो आप डेरिवेशन के पीछे ना भागें, बस आप जाने कि कितना कितना वैल्यू होता है। और मैंने आपको एक बता दिया आखिर होता कैसे है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं यदि आपको अच्छे से समझना है तो। लेकिन आप बस ये पॉइंट जो मतलब वैल्यू कितना कितना होता है बस आप वो याद रखें। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 का तो हमने निकाल ही लिया 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और जो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, उसी तरह cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 45 का तो हमने निकाल ही लिया, 60 का वैल्यू होता है 1/2 और जो 90 का वैल्यू होता है वो हमारा होता है 0। सिमिलरली जब हम tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan 0 होता है आपका 0, tan 30 होता है 1/√3
45 का 1 निकाल ही लिया हमने। tan 60 होता है √3 और जो tan 90 होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं हो उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम cosec 0 का वैल्यू निकालेंगे तो cosec 0 भी होता है नॉट डिफाइंड, या फिर आप इन्फिनिटी जो बोलना है आप समझ सकते हैं, वही होता है वैल्यू, मतलब जो जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। इन्फिनिटी कितना होता है आपको भी नहीं पता, इन्फिनिटी आप जो भी नंबर बोलेंगे उससे एक ज़्यादा ही मैं बोल सकता हूँ, तो उसको ये डिफाइन नहीं कर सकते वो क्या होता है, इसलिए उसे नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली cosec 30 जो होता है वो हमारा होता है 2, 45 का हमने निकाल ही लिया, और cosec 60 होता है वो होता है हमारा 2/√3 और cosec 90 होता है हमारा 1। इसी तरह sec का जब निकालेंगे sec 0 तो sec 0 होता है 1, ये होता है 2/√3, इसका तो हमने निकाल ही लिया। sec 60 होता है हमारा 2 और जो sec 90 होता है वो हमारा होता है नॉट डिफाइंड, या और बोल सकते हैं आप इन्फिनिटी। सिमिलरली जब हम cot 0 का वैल्यू निकालेंगे तो cot 0 इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। उसके cot 30 का जो वैल्यू होगा वो cot 30 इक्वल होता है √3, cot 45 हमने निकाल लिया, cot 60 होता है 1/√3 और जो cot 90 होता है वो होता है हमारा 0, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमारा जो ये टेबल है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे याद रखा जाए, ठीक है, तो इसे याद रखने का आप सिंपल तरीका जानिए। sin 0 हमारा होता है 0, sin 30 होता है हमारा 1/2, बस आपको साइन याद रखना है। इफ sin 0 से लेकर आपको 90 तक याद है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए sin 0 0 होता है और sin 90 1 होता है, ये आपको बस सिंपल ही आपको याद करने की जरूरत नहीं, sin 0 0 और sin 90 1 याद करना, बस आपको ये तीन डेटा याद रखना है, ठीक है। तो sin 30 होता है हमारा 1/2, sin 45 होता है 1/√2 और sin 60 होता है हमारा √3/2। तो जैसे आप साइन कंप्लीट कर लीजिए, साइन याद हो गया तो आपको कॉस बोलेंगे सर कॉस कैसे याद करें, तो कॉस का बहुत सिंपल तरीका क्या कि जब आप साइन यहाँ से देखिए sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। अब कॉस में देखिए आप जो वैल्यू ये है, ठीक है, आप इसको रिवर्स से देखिए पीछे से, तो वही वैल्यू देखिए यहाँ पे जो पीछे आपका ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो पहले आप ऐसे याद रखिए, कॉस का क्या होगा, साइन का जस्ट अपोजिट, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिए एक वैल्यू, ठीक है। तो वो हो गया आपका कॉस का। अब आपको tan का वैल्यू लिखना है, तो tan मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है हमारा p/h और कॉस थीटा होता है हमारा b/h, तो h कैंसिल। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आया वो क्या आ गया हमारा p/b, देख सकते हैं यहाँ से p/b। तो जब हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो भी p/b आता है जो कि tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें tan 0 का वैल्यू निकालना है, तो tan 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से समझिए, जब हम tan 0 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0/cos 0। तो sin 0 का वैल्यू हमें पता है कि sin 0 होता है हमारा 0 और cos 0 होता है 1, तो sin 0 cos 0 1, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आपका 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि tan 0 भी आपका 0 होता है। सिमिलरली आप 30 निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस कीजिएगा तो ये आ जाएगा, उसी तरह आपको डिवाइड देना है, ठीक है। तो tan आपके इधर से कंप्लीट हो गया। अब तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan। तो साइन पहले ऐसे, फिर कॉस का क्या करना है, पीछे से लिख देना है, वो हो गया आपका कॉस, और साइन बाई कॉस करेंगे तो हो गया tan। अब आपको कोसेक का लिखना है, तो कोसेक आपको मैंने पहले ही बताया था क्या रिलेशन, कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो यदि हमको cosec 0 का वैल्यू निकालना है, cosec 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी हमको क्या हो जाएगा, यदि थीटा का 0 लिखें तो यहाँ भी थीटा का 0 हो जाएगा, sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो किसी भी नंबर को हम 0 से मतलब डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। मतलब वही, मतलब जैसे कि हम डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे वो इन्फिनिटी देता है, ठीक है, और इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता है। तो इसी तरह आप cosec 0 का निकाल लिया, सिमिलरली आप cosec 30 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sin 30 और 1/sin 30। तो sin 30 का आपको वैल्यू पता है कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/1 इसको लिख दिया और यहाँ से 1/2। तो यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, 2, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे cosec 30 कितना आ गया, 2, और cosec 0 आया इन्फिनिटी। तो आप देखते हैं कि ये जो वैल्यू मेरा निकला कि वो सही निकला कि नहीं। तो अब देखिए
कॉसेक जीरो हमने अभी भी निकाला, जो फॉर्म मतलब हमने निकाला था क्या, इन्फिनिटी, वो दिख रहा है आपको। कॉसेक 32 वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने कॉसेक निकाल लिया तो हमें सेक का वैल्यू निकालना है। तो सेक के लिए भी हमें क्या करना होगा, सेक के लिए हमें क्या करना होगा, सेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो आपको सेक जीरो का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है हमारा कितना 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सेक जीरो कितना हो गया 1। तो यहाँ से आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया। अब सिमिलरली जब कॉट निकालेंगे तो कॉट का भी बस इसी तरह निकाल देना। तो हम ये जानते थे क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो हम जब कॉट जीरो का वैल्यू निकालेंगे तो कॉट जीरो इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाई टेन जीरो, और टेन जीरो का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है जीरो। तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड देते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका कॉट का जो वैल्यू आया वो आया, देखिए इन्फिनिटी आ गया। उसी तरह आप 30 का भी निकाल सकते हैं, 1 का भी निकाल सकते हैं। तो आपको याद करने का यही तरीका है कि पहले आप साइन का लिख लीजिए, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। साइन जैसे लिख लिए तो बस आप पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉस, साइन बाय कॉस करेंगे तो हो जाएगा टैन, 1 बाई साइन कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक, 1 बाई कॉस कर देंगे तो हो जाएगा सेक, और 1 बाई टैन कर देंगे तो हो जाएगा कॉट। और थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ और दिखेगा, ठीक है। वो क्या दिखेगा कि जैसे हमने साइन का उल्टा किया, देखिए आपको कॉस में दिखेगा, ठीक है। पहले साइन लिखे, पीछे से लिखना स्टार्ट किया तो कॉस का हो गया। कोसेक का लिख लिए हैं तो कोसेक को फिर पीछे से आप देखेंगे तो देखिए पीछे से आप देखिएगा तो यहाँ 1 आ गया, या 2/√3 या 2 2। तो याद रखेंगे कि साइन ये जैसे हम लिख लेंगे वो कॉस हो जाएगा, पीछे से लिख देंगे तो कॉस लिखा जाएगा। कोसेक लिख लेंगे तो पीछे से लिख देंगे तो आपको ऑटोमेटिक सेक हो जाएगा। टैन लिख लेंगे तो टैन को जैसे पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉट। तो ये आपको टेबल एनी हाउ, मतलब किसी भी केस में ये टेबल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट ये डिग्री पे दे देगा कि साइन 30 का वैल्यू या फिर साइन 30 प्लस साइन 45 का डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको टेबल का जो वैल्यू आपको एकदम आपके टंग पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आप पुट करें और आपका जो वैल्यू है वो तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो फिर आपको ये टेबल नहीं याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए इस टेबल और इस चीज़ जो भी मैंने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया है, इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल है, तो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसके बेस पे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ वो मैं आपको पहले अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree, determine the length of the side BC and AC। मतलब आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री जो आपका B पे बन रहा है, ठीक है। और आपका जो एंगल ACB यानी कि जो आपका बीच वाला था वही आपका एंगल होता है, तो एंगल ACB यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बोल क्या रहा है, और ये साइड AB का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ क्या होगा, यानी कि BC इक्वल टू क्या आ जाएगा और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो एंगल है इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका बेस, यानी कि P इक्वल टू आपके पास है 5 सेंटीमीटर, B आपको नहीं पता है निकालना है, और H इक्वल टू क्या है ये निकालना है, ठीक है। तो बस अब आपको जो मैंने अभी पढ़ाया बस उसका देखिए कैसे कैसे इसमें निकालना है, क्योंकि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 अननोन है। यदि आपके पास 2 अननोन है और 1 नॉन है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए क्या चाहिए करने के लिए कि आपको कम से कम एटलीस्ट 2 का वैल्यू पता रहेगा, तभी आप तीसरा का निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए आप मान लेते हैं कि आप किसी का भी मान लीजिए, ठीक है। आपका मन करे तो आप चलिए साइन 30 का ही वैल्यू मान लीजिए। तो साइन 30 डिग्री यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो साइन 30 तो मेरा भी P/H ही होगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल 30 था इसलिए मैंने 30 लिया थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू होता है P/H, तो P का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और इस H का वैल्यू H नहीं पता है तो B को भी फ़िलहाल मान लीजिए आप मान लीजिए B का वैल्यू P सेंटीमीटर है और H का वैल्यू है मेरा R सेंटीमीटर, ठीक है।
तो b इक्वल टू मान लीजिए आप b इक्वल टू क्या आपका लेंथ है, मान लेते हैं BC है, ठीक है, BC रहने देता है, और h का लेंथ जो है AC, तो आप इसको AC रहने दीजिए, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या है मेरा AC, और मैंने आपको अभी बताया था कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो sin 30 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या मेरे पास 5/AC। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू AC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, तो 1 इंटू AC हो गया, और 5 इंटू 2 10। तो यहाँ से जो AC मेरा क्या था, AC मेरा हाइपोटेनस था और ये लेंथ था, तो AC हमको निकालना भी था क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि हाँ व्हाट इज़ द, हमें डिटरमाइन करना था, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। तो यहाँ से देखिए आप AC निकल गया, ठीक है। तो हमने साइन लिया तो निकल गया, ठीक है। आप चाहते तो कॉस भी ले सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम साइन लिए तो ये निकला, तो चलिए अब कॉस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि साइन से मेरा P/H, तो हम यहाँ पे आपको पता था कि P का वैल्यू आपको पता है और H आपको निकालना है, तो एक पता था एक नहीं पता था, तो इसलिए हमने साइन लिया। उसी तरह आप कॉस लेते हैं, कॉस लेंगे तो क्या होगा B/H, तो क्या होता है cos 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा B/H। तो बेस B का वैल्यू में पता नहीं, B हमारा कितना है BC है, और H अभी हमने H का जो साइड वो क्या हमारा AC है, ठीक है। तो देखिए cos 30 इक्वल टू क्या होता है, cos 30 हम लोग जानते हैं होता है √3/2, और BC का लेंथ तो हमें निकालना ही है, तो BC पता भी नहीं है, और AC अभी हमने क्या निकाला, कितना आया वो 10 आया। आप इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए और यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा BC इंटू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 3 इंटू 10। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10√3, और ये यहाँ चलेगा 2, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ से BC का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 5√3। तो क्वेश्चन में जो बोला था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ NCERT का ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है PQR जिसका 90 डिग्री मतलब राइट एंगल जो है वो Q पे है। PQ का लेंथ है मेरे पास 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि PR आपके पास दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन एंगल QPR, मतलब एंगल QPR यानी कि आपको एंगल P का वैल्यू निकालना है, और एंगल PRQ मतलब PRQ आपको इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल एंगल P को मान लेते हैं अल्फ़ा, और एंगल R को मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए लेट एज्यूम एंगल P इक्वल टू अल्फ़ा और एंगल R इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब हम एंगल P अल्फ़ा, जब हम पहले अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। क्या नाम था PQR, ये लेंथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ये है आपका एंगल P जिसको हमने माना अल्फ़ा। तो जब ये अल्फ़ा होगा, ये एंगल मतलब हमें निकालना है, तो ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर, ये मतलब P मत समझिएगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये हो गया आपका बेस। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास सबसे बेस्ट है, इफ़ देखिए आप एंगल P इक्वल टू अल्फ़ा है, ठीक है। तो हमें जब ये एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास दो साइड पता है, ठीक है, आपको B पता है, H पता है, तो आपको एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करना होगा जिसका यूज़ करके हम डायरेक्ट एंगल P का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए B और H पता है, ठीक है, B और H पता, आपको P नहीं पता है, तो डायरेक्ट आपको यदि निकालना है बिना P को फाइंड किए हुए कि एंगल P का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखिए ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जिसमें से B और H का, मतलब ऐसा कौन सा ये साइन कॉस टेन पढ़े थे हम लोग ने, उसमें से ऐसा किसका हम यूज़ करेंगे जिसमें B और H का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए B और H का कॉम्बिनेशन आपको किस में दिखता है, B और H का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कॉस में दिखता है, और एक दिखता है आपको सेक में, क्योंकि देखिए B/H आपका कॉस होता है और H/B सेक होता है, ठीक है। तो आप दोनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कॉस, और यहाँ पे आप एंगल P को अल्फ़ा माना है, तो कॉस अल्फ़ा हो गया, तो कॉस अल्फ़ा हो गया ना जी। आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको कॉस अल्फ़ा हो गया, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है B/H, यानी कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है, कॉस इक्वल टू B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है PQ, और हाइपोटेनस क्या है PR,
तो यहाँ से पी क्यू बाई पी आर कितना हो गया आपका, पी क्यू आपके पास 3 और पी आर है 6, तो यहाँ से क्या निकल गया कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3/6। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो गया वैल्यू 3 2 6, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 1/2। अब ध्यान से देखना, अब आपको इधर दिख रहा है 1/2 और इधर दिख रहा है कॉस अल्फ़ा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब ऐसा रिलेशन है तो आपको इधर भी कॉस का टर्म में लिखना होगा, तभी हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं और अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 1/2 कॉस में किस एंगल पे कॉस का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप याद कीजिएगा। तो कॉस का वैल्यू जो होता है वो आपका 30 डिग्री, 30 नहीं सॉरी, ये आपका आई थिंक होता है, ये होता है आपका 60 डिग्री पे, cos 60 इक्वल टू 1/2 होता है। तो आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू cos 60। तो अब देखिए cos अल्फ़ा इक्वल टू cos 60। तो अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग ये LHS एंड RHS है, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS अल्फ़ा इक्वल टू आ गया आपका 60 डिग्री, और अल्फ़ा जो था उसको हमने क्या माना था, अल्फ़ा को हमने माना था एंगल P। तो एंगल P इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 60 डिग्री। तो आपका चलिए अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब आपको चाहिए एंगल R यानी कि थीटा का वैल्यू चाहिए। तो एक फिर से एक ट्रायंगल बना लीजिए एक छोटा सा, ठीक है, PQR, ठीक है। अब इस बार ये एंगल निकालना है, तो इसको हमने माना है थीटा, ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए इसके सामने ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। क्लियर है, देख सकते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये इसके सामने वाला हाइपोटेनस। तो अब देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, P पता है, H पता है, B नहीं पता है। तो अब क्या करना होगा, P और H का ऐसा आपको पता है, P और H पता है, तो आप याद कीजिए कि P और H का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, साइन बनता है और कॉसिक बनता है। तो मान लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हम लोग जानते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P आपके पास कितना है, PQ और हाइपोटेनस है PQ का वैल्यू आपको पता है 3 और PR आपके पास कितना है 6। तो यहाँ से कितना हो गया 1/2। तो बस यही हो गया यहाँ पे साइन थीटा 1/2 कितना होता है साइन का वैल्यू में, तो साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिखाया था कि बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, तो बस यहाँ भी वही लिखना है बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। थीटा इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। तो जैसे ही यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया, तो थीटा को हमने क्या माना था, आप देखिए थीटा को हमने माना था एंगल R। तो यहाँ से क्या निकल गया, एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा था हमें कि एंगल QPR यानी कि एंगल P, तो P हमने कितना निकाला 60 डिग्री, और ये जो एंगल हुआ एंगल PRQ वो हो गया हमारा 30 डिग्री। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ और मतलब शॉर्टकट में बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि आपको ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं था। इस पार्ट को ऐसे भी आप कर सकते थे कि देखिए हमेशा जानते हैं कोई भी इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 होता है। कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को जब सम करेंगे तो 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हम लोग कितना लिख सकते थे 180 लिख सकते थे। आपका ऐसे यहाँ पे आंसर आ गया। मैं इसको आपको एक्स्ट्रा वे में मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इसको कैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से आपने निकाला एंगल P का वैल्यू कितना निकाल लिया था आपने 60। एंगल Q आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और एंगल R को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए एंगल R यहाँ से कितना निकल जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 90, ये दोनों को हम उधर राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहाँ से एंगल R आपका कितना हो गया 180 माइनस 60 माइनस 30 कितना 90 कितना हो गया आपका 180 माइनस 60 120 और 120 माइनस 90 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपका एंगल R निकल गया, और चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रहे, जब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में पूछा है, तो आप इस चीज़ का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वे है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री वे में सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको यही वे करना होगा। इसी वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि इस वे से। ये मैंने आपको बस समझने के लिए ऐसा आपको ये बताया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया एग्जांपल का ही है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि इफ़ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, इफ़ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, एंड क्या बोल रहा है कि a प्लस b का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या फिर उसके
बराबर है, ठीक है। और एक और चीज़ बोला है कि यहाँ पर ए का जो वैल्यू वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो देखिए इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो आप इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, बस इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन ए प्लस बी आपके कितना दिया हुआ है 1/2। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ऐसा टर्म दिखे तो इसको हमेशा दोनों तरफ साइन का टर्म, जैसे यहाँ पे साइन है तो इसको भी आपको साइन का ही टर्म में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस के टर्म में लिखिए, तभी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे भी साइन का ऐसा वैल्यू लिखना होगा जिसके लिए 1/2 होता है। तो जब मैंने आपको टेबल बताया था तो टेबल में आपने देखा होगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अब कंपेयर कीजिए कि कंपेयरिंग LHS इक्वल टू RHS, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। जैसे आप LHS और RHS को कंपेयर करें तो देख सकते हो दोनों साइड साइन है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा तो आप थीटा इक्वल टू थीटा भी बोल सकते हैं, मतलब जो इसका ये एंगल होगा वही आपका इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A प्लस बी इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 1। और जो दूसरा पार्ट दिख रहा है क्या है, वो बोला गया कि कॉस A प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो बस इसको भी इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए इधर कॉस है तो इधर भी आपको कॉस ही लिखना होगा। और कॉस का किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री पे ये 1/2 होता है। तो कंपेयर कीजिएगा बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। जैसे आप LHS RHS को कंपेयर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो A प्लस बी इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। तो देखिए आपके पास अब दो इक्वेशन निकल कर आ गया। तो एक इक्वेशन क्या है, A प्लस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री, और दूसरा है क्या, तो देखिए यहाँ से क्या है A प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा क्या है A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सॉरी यहाँ पे आप देखिए, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। मैंने यहाँ पे A प्लस ले लिया, सॉरी ये मिस्टेक है, ये मेरा मिस्टेक है। यहाँ पे A माइनस बी होगा तो यहाँ भी A माइनस बी हो जाएगा। तो साइन A माइनस बी यहाँ से, तो यहाँ से क्या इक्वेशन 1 बन के आएगा A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप देखिए अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप जब दोनों इक्वेशन ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो नीचे वाला जो देखिए A है, नीचे वाला जो इक्वेशन था उसका साइन चेंज करते हैं हमेशा। तो A के सामने क्या कुछ साइन है, मतलब प्लस है। तो यहाँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे A का साइन प्लस है, B का साइन प्लस है, और C ये आपका जो 60 इसका भी साइन प्लस है। तो क्या करना होता है, इसका जो सामने वाला साइन है उसका अपोजिट करना। तो यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसके सामने भी प्लस है इसको भी माइनस कर दिया, इसके सामने भी प्लस है तो इधर हो गया माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे माइनस बी और यहाँ भी हो गया माइनस बी, तो माइनस बी, और यहाँ पे क्या है प्लस 30, और अब क्या हो गया ये माइनस 60। तो माइनस बी क्या हो गया आपका -2b, और 30 माइनस 60 हो गया आपका -30। तो माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ से क्या हो गया 2b इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री बाय 2। तो यहाँ से b का आपका वैल्यू आ गया क्या 15 डिग्री। अब क्या करना है, इसके बाद आपको कोई भी इक्वेशन 1 और 2 में लेके पुट कर देना है, उससे आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हम मान लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आपका इक्वेशन। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री प्लस b, और जो b का वैल्यू वो कितना 15 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो a इक्वल टू आपका हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ से a का भी वैल्यू निकल गया और b का भी वैल्यू निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि a प्लस बी, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का जो वैल्यू आपको 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 के बराबर, 90 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि a का जो हमने वैल्यू निकाला वो आया आपका 45 डिग्री और b का जो वैल्यू है आपका 15 डिग्री। तो देखिए a प्लस बी कितना हो गया 5 यानी कि कितना हो गया 60 डिग्री। तो a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, देख सकते हैं 60 डिग्री हो गया। और a का जो वैल्यू बोला था वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a का जो आप वैल्यू देख सकते हैं b से बड़ा है, तो आपका सारा क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाइड करता है और b का वैल्यू आपने निकाल लिया। तो ये आपका हो गया बहुत सिंपल स्टेप। इसी के बेस पे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो जो मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उससे एग्जाम्पल करा। अब वो जो क्वेश्चन जो मैंने लिया वो सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेबल याद रखना होगा। तो टेबल याद रहेगा तो ये क्वेश्चन विदिन सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि साइन 60 इंटू कॉस 30, यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 60 का कितना वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो देख सकते हैं √3 इंटू √3 कितना हो गया आपका 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 + 1 यानी कि 4/4, यहाँ से कितना आ गया आपका कैंसिल होकर 1। तो ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको पहले आप सिंपल फॉर्म में इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सिंपली लिखने का क्या तरीका है, इसको tan स्क्वायर 45 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा कि आप tan 45 का स्क्वायर किया तो ये आपका tan स्क्वायर हो गया और 45 का बेस स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एंगल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो स्क्वायर है वो सिंपली आपका उठ के यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर करने पे आएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 30 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, cos 30 का होल स्क्वायर, और साइन 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको लिख सकते हैं साइन 60 का स्क्वायर। अब देखिए आपको tan 45 का वैल्यू पता होगा, बस पुट कर देना। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू को कितना पता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 60 कितना होता है आपका √3/2 यानी कि इसका जो हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 इंटू 2 2, √3/2 यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, और यहाँ से कितना √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कैंसिल, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ गया कितना हो गया आपका 2। एक और सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको वैसे क्या करना, सिंपल फॉर्म में इसको पहले लिख लीजिए, 5 cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर। अब आपको बस सिंपली टेबल बस याद है तो आप वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos 60 कितना होता है मेरा 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 तो 1 होता है यानी 1 का स्क्वायर, साइन 30 हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 हो गया आपका √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 इंटू कितना हो गया 1/4, 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर कितना हो गया 4/3, और यहाँ से हो गया 1, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, और √3/2 का स्क्वायर हो गया आपका 3/4। तो जो इसके आगे का स्टेप क्या जाएगा 5 इंटू 1/4 5/4, 4 इंटू 4/3 यानी 16/3, और इसको लिख सकते हैं 1/1। और यहाँ से आप देखिएगा तो क्या जाएगा एलसीएम लेने पे 4, तो 1 + 3। तो देखिए अब ऊपर में भी एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा 64, और यहाँ से हो जाएगा आपका 12, और नीचे कितना हो गया 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 है तो कितना हो गया 15 + 64 आपका हो गया 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय यहाँ से 12, नीचे तो 1 है तो 1 को हटा दीजिए। तो यहाँ से 79 माइनस 12 कितना हो गया आपका 67/12, ये हो गया आपका आंसर। तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का ही है। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू, तो when a = what, मतलब LHS = ये जो RHS दिख रहा है इफ़ ये सही है तो a का किस वैल्यू पे ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब a का क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। ठीक है, आप बस वैल्यू डाल के चेक कीजिए। तो चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि वैन a = 0 डिग्री, जब a का वैल्यू 0 होगा तो LHS = मेरा RHS आता है कि नहीं। इफ़ ऐसा हो जाता है LHS = RHS आ जाता है तो मेरा a = 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो LHS लेते हैं। तो LHS में मेरा क्या है sin 2 है, तो sin 2 है तो 0 डिग्री पुट करता है, तो sin 2 × 0, तो 2 × 0 डिग्री कितना हो गया 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है आपका 0। यहाँ से LHS का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। और अब RHS साइड देखते हैं तो RHS में क्या है 2 sin है, और a हमने 0 मान के रखा है तो पुट कर देते हैं। तो 2 sin
जीरो डिग्री और साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ से दिख गया, तो मतलब ए इक्वल टू जीरो डिग्री करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन यही आपका आंसर होगा। ये तो मैंने चेक किया रैंडमली, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपको लग रहा हो कि बी भी डाल के देखते हैं आता है कि नहीं, तो चलिए देख लेते हैं कि वैन ए इक्वल टू 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए यदि 30 डिग्री है, तो एल एच एस में पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं मेरा। तो क्या एल एच एस मेरा 2 साइन है, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना हो गया आपका साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है आपका √3/2। और इसका आर एच एस साइड क्या है, आर एच एस में देख सकते हैं आर एच एस था 2 साइन है, और ए हमने 30 माना, तो देखते 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से देख सकते हो 2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1। आप देख सकते हैं एल एच एस √3/2, आर एच एस 1 है, यानी कि एल एच एस इज नॉट आर एच एस, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ए आपका 30 नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ से ए नहीं होगा। सिमिलरली आप सी और डी को भी चेक कर सकते हैं कि उस पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है, यदि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, और नहीं आता है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा सिर्फ। सिमिलरली क्वेश्चन है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, उसे आपको खुद से ट्राई करना है कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री या से छोटा या उसके बराबर होगा, और जो a है वो b से बड़ा होगा, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो इसको भी आप ऐसे जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यानी कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो tan का किस वैल्यू पे है आपका √3 होता है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, सिमिलरली a प्लस बी इक्वल टू मान लीजिए tan 30 होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, और a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री होना होगा, तो यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। बस सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए खुद से, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और साथ ही आपका लेक्चर 2 भी कंप्लीट होता है। तो अब मैं अगले क्लास में लेक्चर 3 स्टार्ट करने जाऊंगा, जिसमें एक नया टॉपिक होगा,